हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इश्यूज़ रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम एलोकेशन या डिफरेंट इश्यूज़ जो अराइज होते हैं वाइल मैनेजिंग दिस स्पेक्ट्रम। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, इट इज़ ए नेशनल रिसोर्स और इस पे एक्सक्लूसिवली हक होता है या ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है स्टेट की या हमारी कंट्री की। ये रिसोर्स ऐसा ही माना जाता है। कौन सा रिसोर्स? रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एज ए नेशनल रिसोर्स ऐसा ही रिसोर्स है जैसे कि हमारे यहाँ पानी है, लैंड है, गैस है, मिनरल्स है, वैसे ही हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक नेशनल रिसोर्स है। और जैसे कि लैंड, वाटर वो रीयूजेबल होते हैं, ऐसे ही हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या रेडियो फ्रीक्वेंसीज रीयूजेबल होती हैं। देखो, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन फुली रिकॉग्नाइज करता है कि एक स्टेट का ये सॉवरन राइट होता है टू रेगुलेट इट्स टेलीकम्युनिकेशन, और इसी रेगुलेशन के अंदर आता है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट या स्पेक्ट्रम एलोकेशन। क्या बात समझ आई आपको कि रेडियो स्पेक्ट्रम, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसको हम नेशनल रिसोर्स मानते हैं लाइक दैट ऑफ वाटर और गैस और मिनरल्स, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वैसे ही रीयूजेबल होता है और एक पर्पस होता है इस रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का, दैट इज़ टू मिटिगेट रेडियो स्पेक्ट्रम पोल्यूशन फर्स्ट। सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका? टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स और द मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफ दीज यूजेबल रेडियो स्पेक्ट्रम, जो जिनका इस्तेमाल कौन करता है? डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को फुली रिकॉग्नाइज किया है कि ये सॉवरन राइट होता है हर किसी कंट्री का या हर किसी स्टेट का टू रेगुलेट इट्स टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये रही बात हमारे स्पेक्ट्रम एलोकेशन की। तो अगर हम अब बात करें फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में स्पेक्ट्रम एलोकेशन कब हुआ था, दैट वाज इन 2002। द प्रिंसिपल वाज सब्सक्राइबर लिंक्ड एलोकेशन। अब 2007 में इसी सब्सक्राइबर लिंक्ड एलोकेशन को चेंज करके अब हमने एलोकेशन मेथड क्या रखा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, और 2008 में सब्सक्राइबर लिंक्ड एलोकेशन को फिर से वापस लाया गया with the condition that subscriber base must be increased 5 to 6 times. तीसरी बात, 2012 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 100 से ज़्यादा लाइसेंस जिनको जनरेट किया गया था या जो लाइसेंस प्रोड्यूस करी गई थी इन द पीरियड ऑफ 2007 एंड 8, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारी लाइसेंस कैंसिल हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला दैट this spectrum allocation should be open and should be done through auction, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में होता है। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी अभी के टाइम पे ओपन ऑक्शंस होते हैं इस स्पेक्ट्रम एलोकेशन के, और इसी स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए ओपन ऑक्शन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2012 में। और तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद ओपन ऑक्शंस के थ्रू ही ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है। ठीक है, अब नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 2012 में, जिसमें गवर्नमेंट ने बात की थी अबाउट लिबरलाइजेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। प्रीवियसली क्या होता था? स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी कि गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ होता था स्पेक्ट्रम एलोकेशन में। दैट इज़ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अलाउ किया जाता था टू बी यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। मोर ओवर द प्राइजेस वेर ऑल्सो ऑन द लोअर साइड। एक तो पैसे भी कम लगते थे एडमिनिस्ट्रेटिवली क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन करता था, और दूसरा एक फ्रीक्वेंसी को आप सिर्फ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए ही इस्तेमाल करते थे, तो आपको किसी और चीज़ के लिए उस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। और अब लिबरलाइज स्पेक्ट्रम पॉलिसी में, जो कि लिबरलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, जो कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में आया था, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया दैट इसमें कोई दे सेड कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पे गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो उनको मिली है किसी और टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये चीज़ कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे।
So there is no restriction imposed by the government by emphasizing on technology for a particular frequency. So one more distinguished feature of this liberalized spectrum policy is that liberalized spectrum policy के जो prices है these are determined by market forces. पहले क्या होता था, प्राइजेस को सेट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये चीज़ें सेट की जाती थी. अब लिबरलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, एक तो बोला गया कि आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी के लिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा. और दूसरी बात, आपको जो पे करना पड़ेगा फॉर ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम जो आप एलोकेट करा रहे हो अपने लिए, फॉर दैट द प्राइजेस वुड बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. सो लिबरलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर्स को ईजी हुआ कि वो अगर कुछ भी करना चाहते हैं विद दैट स्पेक्ट्रम, अगर वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए उस स्पेक्ट्रम को एलोकेट कराते थे. अर्लियर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेशन होती थी उस केस में उनको सिर्फ वही टेक्नोलॉजी के लिए उस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता था. लेकिन अब के टाइम पे उनको ये फ्रीडम दिया गया कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी के लिए इसको एलोकेट करा रहे हो, अगर अब आपका मन कर रहा है आफ्टर द एलोकेशन कि आप कोई और चीज़ के लिए यही स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं हो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लिबरलाइज्ड स्पेक्ट्रम पॉलिसी. और दूसरी बात, पहले क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिवली प्राइजेस सेट किए जाते थे स्पेक्ट्रम के, बट लिबरलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम या लिबरलाइज स्पेक्ट्रम पॉलिसी में द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. समझ गए ना. नाउ द सेकंड पार्ट इज डिलिंकिंग ऑफ द लाइसेंस फ्रॉम एलोकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम. अब इस चीज़ को लाया गया था फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन स्पेक्ट्रम एलोकेशन. देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए टेलीकॉम सर्विसेज को क्लासिफाई किया जाता है लो रेवेन्यू जनरेटिंग और हाई रेवेन्यू जनरेटिंग कैटेगरीज़ में. ठीक है, वो ऑपरेटर्स जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन लो रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज़, these are to share or these were to share 6% of the revenue, while those operators which are providing their services in high revenue generating areas उनको 8% of the revenue गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है. अब एक बात और, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्पेक्ट्रम है, आप ऑलरेडी ऑपरेटर हो, तो नए ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए आपको नया लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा. पुराने लाइसेंस के बेसिस पे आपको ये स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं किया जाएगा. तो इस वजह से आपको कुछ रिक्विजिट अमाउंट ऑफ मनी या रिक्विजिट फ़ी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी टू गेट द लाइसेंस, सो दैट आप स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, जो कि ओपन ऑक्शन होगा, उस ऑक्शन में आप पार्ट ले सकते हो. यानी कि पुरानी लाइसेंस जो आपके पास है उसको डिलिंक किया जाता है फ्रॉम द स्पेक्ट्रम फॉर द स्पेक्ट्रम एलोकेशन इन फ्यूचर, क्योंकि ओपन ऑक्शंस में पुराने लाइसेंस नहीं चलेंगी, बल्कि आपको नया लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा फॉर टेकिंग पार्ट इन स्पेक्ट्रम ऑक्शन. और तीसरी बात, now the third important provision of this national telecom policy was unifying license regime. अब इस unifying license regime में क्या था कि किसी भी ऑपरेटर को अगर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक लाइसेंस मिला फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन ए पर्टिकुलर सर्कल, तो उसी लाइसेंस के बेसिस पे वो अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकता है किसी और सर्कल में भी. मतलब उसको नया लाइसेंस नहीं निकालना पड़ेगा अगर वो किसी और सर्कल में जाके अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करता है, तो एक ही लाइसेंस पे वो सारा जो ये सारी सर्विसेज है उनको प्रोवाइड कर सकता है. He can provide telecommunication services in all of the circles based on just one license which has been which has been given to this operator. ठीक है. अब देखो, गवर्नमेंट ने 2019 में इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, यानी कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और हमारा जो टोटल हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है ये और प्रॉस्पेरस बने, इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अंडर प्रॉपर इंडिया मिशन ये बात की, बोला कि वी आर गोइंग टू रिफॉर्म द लाइसेंसिंग सिस्टम, और जो हमारा रेगुलेटरी रजीम है हमारी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, वी आर गोइंग टू रेगुलेट दैट. वी आर गोइंग टू रिफॉर्म द लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रेगुलेट द regime, present regime, to catalyze the investments
इनोवेशन एंड टू प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सारी चीज़ें करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आया था प्रोपेल इंडिया मिशन। उसमें वो क्या करना चाहते हैं, envisage that we are going to reform the licensing system, present licensing system, and वो रेगुलेट करना चाहते हैं प्रेजेंट regime, ठीक है, प्रेजेंट रेगुलेटरी regime को भी वो रिफॉर्म करना चाहते हैं टू कैटलाइज इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन एंड प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और हमारे मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, ये डिपार्टमेंट हमें ज़्यादा पैसे दे। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट अनबंडलिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स थ्रू डिफरेंशियल लाइसेंसेस, यानी कि जो एक बंडल ऑफ सर्विसेज मिलती थी एक ही लाइसेंस में इन सर्विस प्रोवाइडर्स को या टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, गवर्नमेंट इज़ नाउ थिंकिंग कि वो ये डिफरेंट लेयर्स को अनबंडल करें और आपको हर एक सर्विस के लिए अलग अलग लाइसेंस हासिल करना पड़े। किनको? टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अर्लियर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनको एक ही लाइसेंस में ये सारा चीज़ वो कर पाते थे। अब गवर्नमेंट बोलता है कि अब अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको अलग लाइसेंस लेनी पड़ेगी, अगर आपको उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आपको अलग लाइसेंस हासिल करनी पड़ेगी। सो इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ नाउ थिंकिंग ऑफ अनबंडलिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स थ्रू डिफरेंशियल लाइसेंसेस, सो दैट जो हमारे आगे आने वाले ऑक्शन प्लान्स होंगे उसमें हमें ज़्यादा पैसे आएँ, ठीक है। अब देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ट्राई ने रिक्वेस्ट किया है टू फर्निश रिकमेंडेशंस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, यानी कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को या टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन्होंने बोला है कि तुम लोग अपना इनपुट दो, सो दैट हम उसी हिसाब से ये डिसाइड करें कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, वेदर वी शुड गो फॉर अनबंडलिंग एंड डिफरेंशियल लाइसेंसिंग सिस्टम और वी शुड नॉट। अब अपना ओपिनियन दे दो। रिसेंटली अब क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कलेक्टिवली इस चीज़ को अपोज किया। उन्होंने बोला आप ये अनबंडलिंग एंड डिफरेंशियल लाइसेंसिंग सिस्टम मत इंट्रोड्यूस करिए, ये हमारे हित में नहीं है। तो इस वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इस अनबंडलिंग एंड डिफरेंशियल लाइसेंसिंग सिस्टम को अपोज किया है कलेक्टिवली। तो इस वजह से फॉर नाउ ये इशू अभी पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने फर्दर अभी कोई बात नहीं की है वेदर दे आर विलिंग टू इंट्रोड्यूस दिस अनबंडलिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंशियल लाइसेंसिंग सिस्टम। सो अभी के टाइम पे दिस इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो, स्पेक्ट्रम शेयरिंग अब क्या है। देखो, इसको अप्रूव किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में, ठीक है। और एज अकॉर्डिंग टू दिस स्पेक्ट्रम शेयरिंग, इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी दो ऑपरेटर्स जिनके पास सेम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हो या डिफरेंट भी हो सकता है, उसके लिए अलग रूल है। अगर उनके पास सेम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है तो वो एक दूसरे का स्पेक्ट्रम शेयर कर सकते हैं, अब एक दूसरे की फ्रीक्वेंसीज शेयर कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था हमारे इंडिया में, यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम आपको एलोकेट किया गया है तो वो आप और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। बट विद द अप्रूवल बाय द सेंट्रल कैबिनेट इन 2015 आप अब अपना जो एलोकेटेड स्पेक्ट्रम है उसको किसी और ऑपरेटर के साथ शेयर कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अगर ऐसा कोई भी अपना स्पेक्ट्रम किसी और कंपनी के साथ शेयर करना है तो आपको हमें 45 डेज़ पहले ही इन एडवांस बोलना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 1% ऑफ द टोटल अमाउंट टू बी पेड एज ए ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी। ट्रांजैक्शन आपको 1% देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन फ़ी, जो आपको टोटल पैसे मिलेंगे फॉर शेयरिंग द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो, ये चीज़ करने से गवर्नमेंट ऑफ द डे उस टाइम पे उन्होंने क्यों ऐसा किया, इससे क्या पॉसिबल फ़ायदे हो सकते थे। पहला फ़ायदा उसका ये हो सकता था, जो लॉस मेकिंग टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स थे या टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, उनके पास एक ऑप्शन था कि वो अपना जो एलोकेटेड स्पेक्ट्रम है किसी और कंपनी को बेच दें या किसी और कंपनी को बोले कि तुम शेयर कर लो। तो उनके पास एक ईजी अपॉर्चुनिटी थी टू मेक एन एग्जिट। दूसरी बात, जो इस्टेब्लिश्ड ऑपरेटर्स थे उनको अब ऑक्शन का वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर गेटिंग फॉर
गेटिंग द स्पेक्ट्रम जो अभी किसी और कंपनी के पास है। अगर कोई कंपनी एग्जिट करना चाहती है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी और कंपनी को वो अपना स्पेक्ट्रम उनके साथ शेयर करें, पहली बात। दूसरा, कोई बड़ी कंपनी जिनको ये स्पेक्ट्रम चाहिए किसी लॉस मेकिंग कंपनी का, उनको अब नए ऑक्शन का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो डायरेक्टली उनसे वो ख़रीद सकते हैं, उनका स्पेक्ट्रम वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रम रिफ्रेमिंग का मतलब क्या हुआ। देखो 2001 और 2002 के आसपास जो भी लाइसेंसेस दी गई थी ऑपरेटर्स को, वो सारी लाइसेंसेस 14 साल के बाद एक्सपायर होती थी। और 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो अब हम फ्यूचर में लाइसेंसेस देंगे वो हम 900 बैंड के लिए नहीं दे रहे हैं, रादर हम ये लाइसेंसेस फ्यूचर में देने वाली लाइसेंसेस को शिफ्ट करके 1800 बैंड के लिए दे रहे हैं। और जो ये वैकेटेड 900 बैंड था उसको इन्होंने यूज़ किया फॉर प्रोवाइडिंग 3G एंड 4G सर्विसेज। इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम रिफ्रेमिंग, यानी कि 900 बैंड के बदले उन्होंने 1800 बैंड के लिए लाइसेंसेस दिए, और 19 जो हमारा 900 बैंड है उस पे उन्होंने कौन सी सर्विसेज दी, 3G एंड 4G सर्विसेज। ठीक है, आपको याद रहा तो ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोबाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें 2G सबसे पहला है। 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, रेफर्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स बेस्ड ऑन GSM। ठीक है, डेटा स्पीड्स क्या है इसमें, 64 kbps, यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। तीसरा, enabled services such as SMS और MMS और provided better quality voice calls। ठीक है, it used bandwidth of 30 to 200 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, इसके बाद है थर्ड जनरेशन यानी कि 3G। 3G stands the 3G standard utilizes universal mobile telecommunication systems यानी कि UMTS as its core network architecture। देखो 3G network combines aspects of the 2G network with new technologies and protocols to deliver significantly faster data rate। ठीक है ना। अब स्पीड क्या है इसकी, 3G की स्पीड अप टू 2 Mbps, increased bandwidth and data transfer rates, और लार्ज ईमेल मैसेज को सेंड और रिसीव कर पाते हैं 3G की वजह से, और लार्ज कैपेसिटीज़ एंड ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज़ 3G की, और इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000 यानी कि IMT 2000 where the specifications by the International Telecommunication Union for the 3G network theoretically 21.6 Mbps is the maximum speed। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लेना अबाउट दीज 2G 3G 4G क्या है प्रॉपर्टीज़ इसकी। 1G कब आया था, 1979, फिर 2G 1991, 3G 1998, 4G 2008, नाउ 5G आया था 2019 में। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ जनरेशन यानी कि 4G है। द मेन डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G इज़ द डेटा रेट। समझ गए आप। उसके बाद आप ये पढ़ लेना खुद। ऐसे ही 5G नेटवर्क्स जो है वो ऑपरेट करते हैं रेयरली यूज्ड रेडियो मिलीमीटर बैंड्स, जिनका रेंज है 30 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर टावर से इसकी रेंज होती है। अब स्मॉल सेल्स का इस्तेमाल करके ये 5G सर्विसेज को हम डिप्लॉय कर सकते हैं टू कवर और इम्प्रूव द कवरेज इन ए कम्बाइंड और इन ए पर्टिकुलर एरिया। यानी कि 500 मीटर के सेल्स बनेंगे ना, यानी कि यहाँ पे अगर एक टावर है 500 मीटर पे दूसरा टावर लगेगा, 500 मीटर पे तीसरा टावर लगेगा, ऐसे ही स्मॉल सेल्स बनेंगी, और उन सेल्स की मदद से इस 5G सर्विसेज को या फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज को हम उसकी कवरेज बढ़ा सकते हैं। इस स्लाइड में आपका बेसिक कंपैरिजन है 2G 1993, 3G 2001, 4G 2009 और 5G 2018। टेक्नोलॉजी GSM, VCDMA, LTE, WiMAX या MIMO और MM वेज, मिलीमीटर वेज। एक्सेस सिस्टम आप देख लेना। स्विचिंग टाइप, पैकेट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों हैं। यह है सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस एंड पैकेट स्विचिंग फॉर डेटा, पैकेट स्विचिंग एक्सेप्ट फॉर एयर इंटरफेरेंस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है इंटरनेट सर्विसेज, नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड, अल्ट्रा बैंड, ये है वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब, और बैंड विड्थ 25 मेगाहर्ट्ज़ 3G के लिए भी, 100 मेगाहर्ट्ज़ 4G के लिए,
30 to 300 गीगाहर्ट्ज़ किसके लिए? 5G के लिए। एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज है एक्सट्रीमली हाई स्पीड और लो लेटेंसी, बहुत ही ज़्यादा कम डिले टाइम होता है इसमें, बहुत ही कम डिलेज होते हैं। अब देखो स्पीड इसकी भी अच्छी है, हाई स्पीड हैंड ऑफ्स, ग्लोबल मोबिलिटी, हाई सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रोमिंग, मल्टीमीडिया फीचर्स, इंटरनेट एक्सेस एंड सिम इंट्रोड्यूस्ड विद दिस 2G इंट्रोड्यूस हुई थी सिम, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है? हाई रेजोल्यूशन वीडियो स्ट्रीमिंग, रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स, रोबोटिक्स, मेडिकल प्रोसीजर्स, इसमें 5G का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ये मैं आपको सारा PDF सेंड कर रहा हूँ, आप नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ लेना एक बार, क्या है ये, और ग्राफीन क्या है, ई नोज़ का क्या फंक्शन होगा, नैनो एथिक्स में क्या आता है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट्स क्या है नैनो एथिक्स के या नैनो टेक्नोलॉजी के, न्यू आर्म्स रेस कैसे स्टार्ट हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी से। आप ये एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, और इसमें हम इंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन और क्यूबिट्स का इस्तेमाल करके कैसे कैसे क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और रोबोटिक्स में क्या हेल्प होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। रोबोटिक्स में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, लाइक ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट या ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ऐसे ही रोबोटिक्स में ह्यूमनॉइड रोबोट और एंड्रॉयड रोबोट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और स्वार्म रोबोटिक्स क्या है, आप ये ऊपर से ये PDF पढ़ लेना। और इस वीडियो में इतना ही है, ये सारे टॉपिक्स को आप ऊपर से एक बार पढ़ लेना, आपको ये बिल्कुल समझ आने वाला है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये सब लिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।